31 अक्टूबर 1979 को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के लगभग 12:30 पर वेस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 2605 मेक्सिको जाने की तैयारी कर रही थी। नाइट आउल के नाम से मशहूर वेस्टर्न एयरलाइंस की ये फ्लाइट लॉस एंजलिस से मेक्सिको की एक रेगुलर उड़ान थी। इस फ्लाइट के लिए मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगभग 6 साल पुराने इस प्लेन ने अब तक कुल मिलाकर 24,614 घंटों की उड़ान पूरी की थी। फ्लाइट का नेतृत्व 53 वर्षीय कैप्टन चार्ल्स गिलबर्ट कर रहे थे। 46 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर अर्नस्ट राइशल और 39 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डैनियल वॉल्श भी कैप्टन के साथ कॉकपिट में मौजूद थे। धीरे धीरे कर 76 पैसेंजर्स के साथ साथ 13 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में सवार हुए। अपने सभी ग्राउंड टास्क्स पूरा करने के बाद कप्तान रोल ऑफ प्रोसेस को शुरू करते हैं। रात के लगभग 1:40 पर फ्लाइट 2605 लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ को फॉलो करते हुए फ्लाइट को सुबह के लगभग 6 बजे मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। धीरे धीरे प्लेन मेक्सिको शहर की तरफ बढ़ रहा था। घने बादलों और कोहरे के कारण मेक्सिको में उस दिन विजिबिलिटी बहुत खराब थी, जिसके कारण रनवे भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे जैसे फ्लाइट 2605 मेक्सिको शहर के पास पहुंचती है तो कप्तान ATC टावर को कॉल करके एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत मांगते हैं। खराब मौसम और धुंध की जानकारी देते हुए ATC कंट्रोलर फ्लाइट 2605 को रनवे 23R पर लैंड करने की परमिशन देते हैं। मेक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं, रनवे 23L और रनवे 23R। पिछले 2 हफ्तों से रनवे 23L को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था और अपने नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने नोटिस जारी करके रनवे 23L के बंद होने की जानकारी सभी एयरलाइंस और पायलट्स को पहले ही दे दी थी। रनवे 23L और 23R एक दूसरे के साथ पैरेलली बने हुए हैं। उस वक्त सिर्फ रनवे 23L पर ही ILS लैंडिंग की सुविधा मौजूद थी। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खराब और कम विजिबिलिटी के हालात में किया जाता है। इस सिस्टम की मदद से पायलट ILS सिग्नल को फॉलो करते हुए बिना एयरपोर्ट को देखे भी प्लेन को सही सलामत रनवे पर लाकर लैंड कर सकते हैं। अब चूंकि एयरपोर्ट पर धुंध और घने बादलों की कारण विजिबिलिटी बहुत खराब थी, इसलिए ATC ने पायलट्स से कहा कि वो रनवे 23L के ILS सिग्नल्स को फॉलो करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचे। और एयरपोर्ट के पास पहुंचकर जब पायलट्स को दोनों रनवे दिखाई देने लगे तो वो ILS सिस्टम को छोड़कर मैन्युअली प्लेन को रनवे 23R की तरफ मोड़ दे और उस रनवे पर लैंड करे। एविएशन टर्म्स में इसे साइड स्टेप अप्रोच कहते हैं। ATC कंट्रोलर की तरफ से पायलट को 4 बार साफ साफ निर्देश दिया गया था कि रनवे 23L बंद है और उसके ILS सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए करना है। किसी भी हालात में पायलट को रनवे 23L पर लैंड नहीं करना है और उन्हें सिर्फ रनवे 23R पर ही लैंड करना है। अब चूंकि दोनों पायलट्स कुछ दिन पहले भी इसी हालात में रनवे 23R पर लैंड कर चुके थे, इसीलिए उन्हें भी ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि रनवे 23L बंद है और उन्हें रनवे 23R पर ही लैंड करना है। रनवे 23L के ILS सिग्नल्स को फॉलो करते हुए फ्लाइट 2605 धुंध और घने बादलों के बीच से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। लगातार ATC टावर से बात करते हुए पायलट ने यह कंफर्म भी किया कि वो रनवे 23R पर ही लैंड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच रही थी, धुंध के कारण विजिबिलिटी और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी धुंध और कोहरे में सुबह के 5:42 पर फ्लाइट अपने शॉर्ट फाइनल अप्रोच में रनवे के एकदम पास पहुंचती है। कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर एक दूसरे से बात करते हुए ये कंफर्म भी करते हैं कि उन्हें रनवे 23R पर ही लैंड करना है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी प्लेन रनवे 23L के ILS सिग्नल को ही फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। 130 की स्पीड से प्लेन का मेन लैंडिंग गियर रनवे 23L को टच करता है। राइट लैंडिंग गियर के बाहरी किनारे को टच करता है। वही लेफ्ट लैंडिंग गियर रनवे के साथ बनी हुई घास की पट्टी पर लैंड करता है। तभी कैप्टन को एहसास होता है कि वो गलत रनवे पर आ चुके हैं। ये देखते ही दोनों पायलट्स लैंडिंग को कैंसिल कर
गो अराउंड करने का फैसला लेते हैं और प्लेन के इंजन थ्रस्ट को फुल कर देते हैं। पूरी स्पीड से रनवे पर दौड़ते हुए प्लेन का फ्रंट लैंडिंग गियर हवा में ऊपर उठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि प्लेन पूरी तरह हवा में ऊपर उठ पाता, प्लेन का राइट लैंडिंग गियर मेंटेनेंस के लिए रनवे पर खड़े हुए एक भारी भरकम ट्रक से टकराता है। एक झटके से राइट लैंडिंग गियर टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और उसके टूटे हुए कुछ टुकड़े राइट हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से टकराकर उसे भी जाम कर देते हैं। ट्रक से टकराने के बावजूद बुरी तरह से डैमेज प्लेन पूरी तरह ऊपर हवा में उठ जाता है। हवा में ऊपर उठता हुआ प्लेन तेजी से राइट साइड में झुकने लगता है। बदहवास पायलट्स प्लेन को सीधा करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्लेन का राइट विंग रनवे पर खड़े हुए एक एक्सकावेटर को उड़ा देता है। झुकते हुए प्लेन का राइट विंग अब टैक्सीवे से रगड़ खाता हुआ तेज चिंगारी छोड़ने लगता है। लैंडिंग के लगभग 26 सेकंड्स बाद बुरी तरह से डैमेज प्लेन रनवे की राइट साइड में बने हुए ईस्टर्न एयरलाइन की सर्विस बिल्डिंग से टकरा जाता है। प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई पायलट्स की ये आखिरी बातें दिलो दिमाग में सिहरन भर देती हैं। प्लेन में सवार 89 लोगों में से सिर्फ 17 लोग इस दर्दनाक हादसे में बच पाए। फ्लाइट 2605 का यह हादसा मेक्सिको के इतिहास का सबसे दर्दनाक और खौफनाक हादसा था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स ने तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर दी। जांच में हादसे का मुख्य कारण लैंडिंग अप्रोच के दौरान मीटियोरोलॉजिकल मिनिमा प्रोसीजर को अच्छी तरह ना फॉलो करना पाया गया, जिसके कारण प्लेन एक बंद रनवे पर लैंड करके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने भी इस हादसे की जांच करके दिसंबर 1983 में अपनी रिपोर्ट जारी की। अपनी रिपोर्ट में एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने माना कि हालांकि पायलट्स की गलती के कारण फ्लाइट 2605 गलत रनवे पर लैंड हुई, लेकिन इस हादसे में मैक्सिकन एटीसी भी साइड स्टेप अप्रोच को अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जिसके कारण पायलट ये नहीं समझ पाए कि उन्हें किस वक्त रनवे 23L की ILS अप्रोच को छोड़कर प्लेन को मैन्युअली रनवे 23R की तरफ मोड़ना था। हादसे की जांच को ध्यान में रखते हुए NTSB ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को यह निर्देश दिए कि वो इस तरह की साइड स्टेप अप्रोच को सही तरीके से पब्लिश करे ताकि आगे से इस तरह की किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।